नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, खरीफ फसलों के लिए हमारे किसान भाई कई फसलों की बोनी खेतों में कर चुके हैं। अच्छी बारिश के चलते खेतों में पौधे भी लहलहाने लगे हैं। लेकिन मित्रों, यही वो वक्त है जब इन पौधों पर कीटों का और रोगों का प्रकोप होता है। तो इस वक्त हमें खेतों में किन बातों का ध्यान रखना है, अपने पौधों की रक्षा खास तौर पर कीटों से कैसे करनी है, आज इस कार्यक्रम में हम इस बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको मिलवाएंगे हमेशा की तरह एक सफल और प्रगतिशील किसान भाई से, जानेंगे उनकी सफलता की कहानी। और इस बार हमारे कार्यक्रम में जो किसान भाई आएंगे उनसे हम एफपीओ के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर राजेश वर्मा जी का। आप प्रमुख वैज्ञानिक हैं, रिटायर्ड डीन हैं सीहोर कृषि विश्वविद्यालय से। सर, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में एक हमारे सफल किसान भाई, प्रगतिशील किसान भाई जगदीश प्रसाद मेहरा जी हैं। आप नरसिंहपुर के बेलखेड़ा से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो हम दोनों मेहमानों से विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत, जैसा हमने बताया कि खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन कैसे करना है, तो डॉक्टर राजेश वर्मा जी, सर आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, धान सोयाबीन प्रमुख फसल है और हमारे किसान भाई बड़े पैमाने पर बोनी कर चुके हैं। तो अभी किस स्थिति में पौधे आ गए हैं और इन दिनों उनको क्या ध्यान रखना है? इस समय की जो स्थिति है उसमें फूल आ चुके हैं। सोयाबीन की जब हम बात करते हैं तो फूल उसमें आ चुके हैं, फलियां भी इसमें लगने लगी हैं। अभी इस स्थिति में अक्सर सोयाबीन में अफलन का समस्या किसानों को आती है जी। और ये अफलन ऐसी स्थिति होती है कि उसके बाद फिर किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि समय निकल चुका होता है जी। और फिर दोबारा से फल आते तक जो है ये पूरा सितंबर अक्टूबर आ जाता है। तो इस समय उसको विशेष ध्यान देना होता है। अब अफलन होता कैसे है? तो एक तरह की हरी लिपलिपा इल्ली होती है जो कि पौधों में गोल छेद बना के खाती है। उसकी पहचान ये है कि यदि पत्तियों पे गोल छेद दिख रहे हैं तो वो इल्ली का प्रकोप है। अच्छा। बाकी इल्लियां जो रहती हैं वो या तो लंबाई में खाएंगी या किनार से पूरा खाएंगी, या एक तरह से एक जो मध्य जो सिरा रहती है, मिड रिब जिसको कहते हैं, उसको छोड़ के बाकी पत्तियां खा जाती हैं। परंतु यदि गोल छेद हो रहे हैं तो ये हरी लिपलिपा इल्ली, जिसको कि हम प्लूसिया चेलसाइट्स कहते हैं, उसकी वजह से होता है। अब इसकी स्वभाव ये होता है कि जैसे इसमें जैसे अभी फूल आ गए हैं, छोटी घेटियां लग गई हैं, तो ये क्या करती, पत्ती खाना छोड़ के, पत्तियों को छोड़ के फूल को खाती है या घेटियों को खाती है। अच्छा। अब ऐसे में क्या होता है कि प्लांट में चूंकि हमने खाद दे रखा है, अच्छा विगर है प्लांट में, तो वो क्या होता है कि जैसे ये दोनों उसके जो पत्तियां और ये के अलावा ये जो नुकसान होता है, तो इसमें प्रोफ्यूज जो है फ्लावरिंग होती है, मतलब एक तरह से गुच्छे में फूल आना शुरू होता है। तब जहाँ पर फलियां लगना चाहिए वहाँ पर हमको कलियों का गुच्छा दिखाई देता है। तो ऐसे पौधों को किसान कहते हैं कि बांझ हो गया हमारा पौधा और अफलन की स्थिति आ गई है। तो अभी से हमको इसको वॉच करना है। यदि जिनके यहाँ फल अच्छे लग गए हैं, पत्तियों में गोल छेद नहीं है, वो किसानों को डरने की जरूरत नहीं है, परंतु उसको वॉचफुल रहना पड़ेगा। देखते रहें, पौधों का निरीक्षण करते देखते रहें कि यदि ऐसी स्थिति तो नहीं आ रही हमारे खेत में। दूसरा, यदि जिनके खेत में दिख रहे हैं वो, तो तुरंत इसमें हमको कीटनाशक दवा का मौसम को देखते ध्यान में रखते हुए इसको छिड़काव करना। वही बताइए डॉक्टर साहब कि कौन कौन सी दवाओं का किस प्रकार छिड़काव? अब यहाँ पर आती है कि हम कौन सी दवा का उपयोग करेंगे। तो ये चूंकि पत्ती खाने वाले कीड़े हैं और इसके लिए हम जो स्टमक पॉइजन का, जैसे इंडॉक्सीकार्ब जो है, जो ज़्यादा महंगी भी नहीं है और इफेक्टिव भी होती है, ये दवा का इंडॉक्सीकार्ब 15.8 EC की आती है। ये करीब 350 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको मौसम देखते हुए, अच्छा। जब हमको ऐसा मिलता है कि बारिश नहीं हो रही तो हम इसको छिड़काव कर सकते हैं। और इसके छिड़काव करने के बाद ये 2 घंटे 2.5 घंटे बाद पानी भी आ जाता तो इसमें उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो एक तो ये चीज़ उनको किसानों को विशेष रूप से ध्यान रखनी होती है। दूसरा, अभी ये जो समस्या आ रही है कि पानी कहीं ज़्यादा गिर रहा है, कहीं कम गिर रहा है, तो ऐसे में जल निकासी का भी ध्यान रखें। ठीक है।
क्योंकि क्या होता है कि अभी कैनोपी जो है फसल की अच्छी आ गई है, अंदर जहाँ फलियां लग रही हैं वहाँ पर धूप का उतनी ज़्यादा नहीं जा पाती है, तो ऐसे में उसमें फलियां झड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये समस्या आती है, और ये तब होता है कि जब वहाँ पर जल भराव की स्थिति होती है। तो हमको ड्रेनेज की व्यवस्था करनी है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो ये कर चुके हैं किसान, तो अब इनको ड्रेनेज देखना है कि पानी भराव स्थिति नहीं आ वो स्थिति तो नहीं है। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब देखिए, सोयाबीन और धान में आपको क्या करना है इसके बारे में बताया, हम मक्के के बारे में चर्चा करें, लेकिन जगदीश जी से ज़रा हम एक सवाल कर लें। जगदीश जी, एक बार फिर स्वागत करते हुए, कैसे शुरुआत हुई आपकी खेती किसानी की, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हुए, फिर ये FPO से कैसे जुड़ना हुआ? सर, मैं 2 एकड़ का किसान हूँ। मैं 1 एकड़ में तुअर लगाते हैं हम लोग। अभी हम जैसे FPO में काम कर रहे हैं, शक्ति पूजा महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी करेली में। मैं उधर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, CEO के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा। उधर 1637 दीदियाँ हैं जो 1 एकड़ से 5 एकड़ के बीच की किसान है। अच्छा। और जिनके पास में तुअर, वो ढलाऊ जमीन है उधर की, तो हमने कहा इन्हें रोजगार से कैसे जोड़ें। तो हम सबकी 1-2 बार बहुत मंथना हुई, उसके बाद में सोचा कि अपन तुअर की, जो हमारे बुजुर्ग बनाते थे उस पद्धति से हम तुअर की दाल का बनाएं। अच्छा। और उसकी मार्केटिंग शक्ति देसी तरीके से, देसी तरीके से। तो टोटल देसी तरीके से हाथ की जो घट्टी होती है उससे दाल बनती है। आज जिला प्रशासन नरसिंहपुर के सहयोग से हम उस दाल को अमेज़न तक बेच पा रहे हैं। वाह, मतलब मार्केटिंग और उसकी सब व्यवस्था मार्केटिंग के लिए पूरे जिला प्रशासन ने ब्रांडिंग गाडरवारा तुअर दाल के नाम से दी है। तो एक जिला एक उत्पाद के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक जिला एक उत्पाद के तहत हम उसको गाडरवारा तुअर दाल के नाम से, जी, नेचुरल नर्मदा नेचुरल गाडरवारा तुअर दाल के नाम से। बिल्कुल। तो देखिए, जगदीश जी की पहल से आज इनके क्षेत्र का जो एक उत्पाद है वो देश नहीं पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। और तो किसान भाइयों, खेती किसानी से जुड़ी चर्चा हमारी जारी रहेगी। खरीफ फसलों में पौधों का कैसे ध्यान रखना है, इस पर हम और जानकारी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर राजेश वर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ सफल और प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद मेहरा जी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तुअर की चर्चा चल रही है डॉक्टर साहब। मक्का और तुअर, ये भी 2 बड़ी प्रमुख फसलें हैं। तो डॉक्टर साहब, इनमें किसान भाइयों को क्या ध्यान रखना है? हाँ, तुअर में जैसे अभी वो जो समय रहता है, जैसे मान लो बारिश के शुरू में इसमें एक तरह का जो कॉलर राट आती है, वो समय निकल चुका है इसका। अभी जो समस्या, जो अभी की स्थिति में हम देखते हैं, तो तुअर में विल्ट की एक समस्या आती है कि पूरा का पूरा पौधा नीचे से ऊपर तक सूखता है। और ये फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उस लाइन में या फिर इसके सूखना शुरू होता है और ये तो टोटल लॉस होता है क्योंकि पौधा ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में ये विल्ट प्रभावित क्षेत्र होते हैं। तो इसको हम या तो हमने सीड ट्रीटमेंट किया हुआ होगा बोनी के टाइम पे, अगर बीजोपचार किया हो, जिनके बीजोपचार यदि हमने किया होगा तो इस तरह की समस्या कम आती है। अच्छा, परंतु अब वो समय निकल चुका है, तो इस समय हमें क्या करना चाहिए? तो इस समय हमको जैसे कार्बनडाजिम है, इसकी ट्रेंचिंग हम कर सकते हैं। इससे इस साल तो रुक जाएगा वो, ठीक है, परंतु इसको हमको आगे भी रोकना है क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इसके लिए एक बहुत कारगर जैविक विधि है जिसमें कोई दवाई नहीं लगती, और वो जैविक विधि ये होती है कि यदि हम तुअर के साथ, तुअर जिस खेत में लेते हैं उसकी जैसे तुअर की 5 कतार है, 1 कतार यदि हम सोरगम की लगाते हैं, तो या फिर हम अगर बीच में हम मान लो ये जो गेंदी होती है, जो फूल जिसके होते हैं, ये लगाते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनकी जड़ में एक तरह का एलिलोटॉक्सिन निकलता है जो उसको जैविक विधि से इसके फ्यूजेरियम विल्ट को ख़त्म करता है।
तो ये यदि हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो ये धीरे धीरे विल्ट की समस्या, जो सूखने का जो रोग है, ये खत्म हो जाता है। तो ये बहुत कारगर होता है। तो ये विल्ट जो है, यही विधि हम जैसे गुआवा का बगीचा है वहाँ कर सकते हैं। ठीक है। ये या दूसरे जो खेत हैं जहाँ भट्टे वगैरह लगते हैं, जहाँ जाम विल्ट के आती बगीचे है, में भी कर जहाँ सकते भी विल्ट की समस्या हो, जैसे चने के खेत हों, भट्टे जगह ज़्यादा लगाए जाते हैं वहाँ पे हो, तो सब जगह यही मेथड से हम जैविक विधि से उस खेत से धीरे धीरे विल्ट को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये अभी हम अगर स्थिति देख के कर सकते हैं, परंतु इमीडिएट तो हमको ट्रेंचिंग करना पड़ेगा कार्बेंडाजिम की, क्योंकि इस साल अभी हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ एक होती है कि इसका जो विल्ट है ये पानी के बहाव के साथ साथ उस एरिया में फैलता है। तो हमको निकासी ऐसी करनी है कि वो पूरे खेत में से उस एरिया से पानी ना जाए। तो जल निकासी जैसे बारिश में हमको करना है, तो उसको हमको इस तरह से करें कि वो बाहर चला जाए, बाकी खेत में वो पानी ना जाए। अच्छा। दूसरी चीज़ अभी की जो बर्निंग इशू है, जिसमें अपन ने धान में बहुत ज़रूरी है कि धान में अभी कल्ले जो है लगभग निकलना शुरू हो गए हैं और कम से मिड जो स्टेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर हमको यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी होती है। अच्छा। जनरली किसान क्या करते हैं कि यूरिया की बेसल डोज देने के बाद फिर रुके रहते हैं। उनको ये थोड़ा सा रहता है कि यदि हम यूरिया बढ़ाएंगे तो सकिंग पेस्ट जो है, रस चूसने वाले कीड़े हैं, वो ज़्यादा आ जाएंगे। परंतु यूरिया की यदि हमने स्प्लिट करके 4 डोज 5 डोज बना लिए तो उसमें नाइट्रोजन का स्तर पौधों में इतना नहीं हो पाता कि सकिंग पेस्ट आए उसमें। तो अभी हमको मिड कल जो निकलने की स्टेज है, आधी दूर पे हम पहुंच चुके हैं, इसके बाद हेडिंग चालू होगी। तो यहाँ पर हमको प्रति एकड़ यूरिया का छिड़काव करना है। अच्छा। और वो करीब 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, वजन के हिसाब से ना, वजन से उसको छिड़काव करें। परंतु यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि ऐसे जहाँ कहीं बंड ना टूटी हो, पानी बह कर ना निकल रहा हो, इसको पहले हम ठीक कर लें ताकि पानी हमारा खेत में रहे, क्योंकि ये लीच आउट होता है। यूरिया लीच आउट होता है। तो इसलिए इसको आपको पहले बंड वगैरह देख लें, या जैसे बहुत तेज बारिश हो रही है तो थोड़ा अवॉइड कर दें, उस समय ना छिड़काव, उस समय ना करें। जब वो थोड़ा शांत हो जाए तब फिर उसको हम छिड़क सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कल्ले अच्छे निकलेंगे और फिर आगे हेडिंग और जो है फ्लावरिंग इसमें हेल्प मिलेगी। तो देखिए किसान भाइयों, तुअर के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। एक तो जो रासायनिक दवाओं का छिड़काव, कार्बेंडाजिम वगैरह उनका, या फिर जैविक तरीके से भी आप अपनी तुअर के पौधों की रक्षा कर सकते हो। और धान के कल्ले निकलने लगे तो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई पानी निकासी की पहले व्यवस्था कर लें, उसके बाद उसको अच्छे से पैक करके यूरिया का छिड़काव करें। अदरवाइज यूरिया जो है आपका बह जाएगा, नुकसान आपको ही होगा। और यूरिया छिड़कने के लिए ज़्यादा इंतजार ना करें। अगर बारिश बहुत तेज़ नहीं है तो अभी आप यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। जगदीश जी, एक सवाल आपसे ज़रूर हम पूछना चाहेंगे। आपने बताया कि 1600 से ज़्यादा दीदियाँ आपने अपने इस संगठन से जोड़ी, क्या दिक्कतें आई, कैसे उन महिलाओं को आपने एग्री किया, सहमत किया कि भाई आइए आप इस संस्था से जुड़िए? सर, जो गांव में स्व सहायता समूह चलते हैं NRLM के, उनकी दीदियां हैं, वो पहले से मीटिंगों में जाती हैं। जब उनने हमारे काम को देखा, नहीं ये तो ठीक है, 2 घंटा 4 घंटा काम करने के बाद भी 100-150 रुपये कमा पा रहा है, तो आज हमारे साथ में 1600 नहीं, अब तो हमने अभी रोका है। हमारे बोर्ड ने बोला कि नहीं, अब अपन अभी इतनी दीदियों के साथ काम करेंगे, नहीं तो हमारी संख्या और 2500 पार हो जाती। तो किसान भाइयों, खेती किसानी से जुड़ी चर्चा हमारी जारी रहेगी। खरीफ फसलों में पौधों का कैसे ध्यान रखना है, इस पर हम और जानकारी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर राजेश वर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ सफल और प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद मेहरा जी। अच्छा, शुरू में किसी तरह की दिक्कतें भी आई संस्था के संचालन में?
शुरुआत में दिक्कत तो होती है सर, जब आप किसी से 10-100 रुपये 500 रुपये अंश पूंजी के रूप में ले रहे तो पूछते ही हैं कि आप इसका क्या करेंगे करोगे, क्या? हमारे पैसा सुरक्षित है कि नहीं नहीं है, हाँ। हाँ, ये सारी बातें होती हैं। फिर आप कैसे समझाते थे उनको? क्योंकि स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं, उनको पहले से पैसे का लेन देन के बारे में जानकारी अच्छा, है, अच्छा। तो वो उनको इतना समस्या तो नहीं गई, लेकिन उनको समझाने में जी जी। समझाना तो पड़ता ही है। पैसा है 500-1000 रुपये कोई दे रहा है तो वो 10 बार पूछेगा, और खास तौर पे दीदियों से, है ना। अच्छा ये बताइए कि तुअर पूरे देश में जाती है, बहुत प्रसिद्ध है, मार्केटिंग और ग्रेडिंग इसकी आप लोग कैसे करते हैं? मतलब क्या खास किया आपने अपनी संस्था में जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिले? ग्रेडिंग टोटल देसी, अच्छा। सूपा रहते, गांव के एक बर्तन है, बांस का बर्तन रहता है, छोटी छोटी छन्नी रहती है, उनसे वो साफ करते हैं, धुलते हैं, वो पूरी प्रोसेस करते हैं। इसके बाद में ग्रेडिंग का बहुत अच्छा तरीका है, दीदियों से बेहतर कोई नहीं कर पाता। अच्छा अच्छा। जी। फिर मार्केटिंग आपने कैसे की इसकी? मार्केटिंग के लिए सर NRLM, जिला पंचायत की टीम, कलेक्टर मैम और उप संचालक कृषि महोदय, सारे लोगों की एक टीम थी। तभी माननीय मोदी जी का था कि प्रधानमंत्री जी का कि एक जिला एक उत्पाद, तो उसका भी हमको फायदा मिला था। जी जी। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि सब्जी भी हमारे कई किसान भाई बड़े पैमाने पर लेते ही हैं नर्सरी के जरिए, तो सब्जियों में इन दिनों कौन से रोग या कीटों का प्रकोप हो सकता है और उसको हमारे किसान भाई कैसे रोक सकते हैं? सब्जियों में जैसे कि अभी ये जो टाइम आ रहा है, और वो इलाका जहाँ पर कि पानी जल्दी चला जाता हो, जैसे मान लो अभी तो बारिश अच्छी हो रही है, परंतु बीच में अभी 12-13 दिन का जो ड्राई स्पेल आ गया था, तो ऐसे जब जहाँ भी स्थिति बनती है वहाँ पे रस चूसक कीट, जिसको कि अपन कहते हैं कि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ता है। अब सफ़ेद मक्खी जहाँ भी बढ़ेगी या थ्रिप्स जहाँ भी बढ़ेंगे, वहाँ पर दूसरी बीमारियां आती हैं, जैसे कि पत्तियों के पीला पड़ने वाले, मोज़ेक जिसको कहते हैं, येलो मोज़ेक जिसके ना किसान जाते हैं पत्तियां पीली पड़ गई हैं, तो ये बीमारियां आती हैं। तो इस चीज़ को हमको अभी देखना है कि जहाँ पर अभी 10-15 दिन का गैप हुआ है, वहाँ पर इस तरह की बीमारी, पत्तियों में पीलापन तो नहीं आ रहा है। ख़ास तौर से आप देखें भिंडी में ये चीज़ आती है, और जो है भट्टे में ये पत्तियां कुम्हलाने लगती हैं। तो ये इन चीज़ों का यदि, और सोयाबीन में भी होता है, तो इन चीज़ों का यदि दिखाई दे रहा है तो हमको इस रस चूसक कीट को, जो सफ़ेद मक्खी है या थ्रिप्स हैं, इसको रोकने के लिए हमको दवा का उपयोग करना पड़ता है। फिर आती है बात कि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जैसे कि जहाँ पर भट्टे टमाटर ये लगे हैं, पानी भर रहा है, नमी ज़्यादा हो रही है, तो फिर पत्तियों में झुलसन रोग आता है। जी जी। खेतों का तो आप निरीक्षण करते ही रहे, आपको रोज जाना ही एक राउंड लगाइए और देखिए कि पौधों में क्या स्थितियां हैं, पत्तियों को इल्लियां तो नहीं खा रही हैं या किस तरह की दिक्कत आ रही है, तो कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप सलाह ले सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रही बातें। तो देखिए कुल मिलाकर के पौधों का ध्यान रखना है, तभी आप अच्छी फसल ले पाएंगे। जगदीश जी, चलते चलते हमारे किसान भाइयों को, बहनों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? कैसे वो भी ऐसा समूह खोलें या कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे आय बढ़ा सकते हैं? आय बढ़ाने के लिए संगठन तो जरूरी है सर, है ना। हमारी दीदी तो, अभी मैं आपको बताना भूल गया था कि जिन्होंने कभी पैतृक बीज ही बोया है, आज वो ब्रीडर बो के सीड तैयार कर रहे हैं, खुद की शक्ति पूजा के ब्रांड से बेच रही हैं हमारी दीदी। बीज भी तैयार कर रहे हैं? हाँ, बीज हम तो आगे क्या पशुपालन, कोई मुर्गी पालन, ऐसी भी व्यवस्था, या जिससे आय बढ़ सके, कोई और बाय प्रोडक्ट तैयार करना, डेयरी, साबुन बन रहे हैं आजकल, जैविक साबुन है, मतलब हर्बल साबुन बन रही हैं, और भी कई पदार्थ बन रहे हैं। हम वर्मी कंपोस्ट हमारी दीदियाँ बना रही हैं जैविक की ओर में, और जो 10 पत्ती अर्क वगैरह वो भी बना रहे हैं, उनका भी हम छिड़काव करवा रहे हैं, तो कर रहे हैं काम। तो जी जी, चलिए, हमारी शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारे किसान भाइयों को देने के लिए। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान भाइयों, देखा आपने, डॉक्टर साहब ने बहुत अहम जानकारियां दी हैं कि आपको अपनी फसलों की, चाहे मक्का, धान, सोयाबीन की हो या फिर सब्जियों की हो, कैसे उनका कीटों से और रोगों से बचाव करना है। और चलिए किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मछुआरों को मिले योजनाओं का लाभ, हिनौती गौधाम में गोवंशों को मिलेगा आश्रय, मुख्यमंत्री ने पशु सेवा रथ को हरी झंडी दिखाई, मटर की अगेती खेती, सोयाबीन के बीज उत्पादन में सामयिक कार्य, कपास में फल फूल झड़न। और अब खबरें विस्तार से।
मछुआरों को मिले योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मछुआरों के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का लाभ उनको सुगमता से मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। समृद्ध किसान की अवधारणा को साकार करने के प्रयास करें। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग में बड़ी संभावनाएं। मछुआरों की आय और कारोबार बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों और देश के बाहर भी अध्ययन किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर मछुआ पंचायत का आयोजन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मत्स्य पालन से अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिले। विभाग में मत्स्य बीज उत्पादन, विस्तार, मछुआ प्रशिक्षण, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना आदि संचालित हैं। ग्रामीण तालाब, सिंचाई जलाशय, मत्स्य महासंघ के जलाशयों में मत्स्य बीज और मत्स्य उत्पादन हो रहा है। हिनौती गोधाम में गोवंशों को मिलेगा आश्रय। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने राजनिवास सर्किट हाउस रीवा में हिनौती गोधाम वन्य विहार अभ्यारण्य निर्माण की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिनौती गोधाम को आदर्श गौ अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें 15,000 से अधिक गौवंश को आश्रय मिलेगा। उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री शुक्ल ने निर्देशित किया कि गोधाम में सड़क और शेड निर्माण का कार्य तत्काल शुरू करें, जिससे प्रारंभिक स्तर में कम से कम 3,000 गौवंश को रखने की व्यवस्था हो सके। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि हिनौती गोधाम गौवंश के लिए आदर्श वन्य विहार साबित होगा। गोधाम की कार्य योजना में कौशल प्रशिक्षण, नवकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण तथा स्वरोजगार के कार्य शामिल हैं। इसमें मंदिर, संत निवास और रेस्ट हाउस का भी निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पशु सेवा रथ को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पशु सेवा रथ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सामाजिक न्याय एवं उद्यानिकी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा, सांसद श्री भारत सिंह कुशवाहा, नगर निगम सभापति श्री मनोज तोमर और श्री अभय चौधरी उपस्थित थे। इस रथ को नगर निगम सभापति श्री मनोज तोमर द्वारा अपनी मौलिक निधि से 13,75,000 से क्रय किया गया है। यह रथ ऐसे पशुओं को उठाकर लाएगा जो वाहनों की चपेट में आने के कारण घायल हो जाते हैं, साथ ही बीमारी के कारण भी अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ होते हैं, जिन्हें उपचार की आवश्यकता होती है। रथ द्वारा घायल एवं बीमार पशुओं को उपचार के लिए गौशाला तक लाया जाएगा। नागरिक अपने आसपास बीमा एवं घायल पशु की सूचना फ़ोन नंबर 0715438358 एवं मोबाइल नंबर 9644408123 पर दे सकते हैं। मटर की अगेती खेती। मटर की अगेती बुआई करके हम अधिक लाभ कमा सकते हैं। मटर की अगेती उन्नत किस्मों की बात करें तो PSM 3, BL 3, अर्किल, हराबोना, जवाहर मटर 4, अगेती 6 मुख्य हैं। अगेती मटर की बुआई हम अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से कर सकते हैं। इसके लिए खेत में नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 किलो बीज प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। बीज उपचार के लिए हम प्रति किलो बीज को 5 से 6 ग्राम राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। इसमें प्रति वर्ष 50 से 100 किलोग्राम तक नत्रजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण होती है। हमें मटर के पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर व कतार से कतार की दूरी 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगेती मटर से हमें नवंबर से उत्पादन मिलना प्रारंभ हो जाता है और हरी फलियों का बाजार मूल्य अच्छा मिलता है। सोयाबीन के बीज उत्पादन में सामयिक कार्य। जो किसान अपनी सोयाबीन की फसल को बीज उत्पादन के रूप में उगा रहे हैं, वह अपनी फसल को खरपतवार से मुक्त रखें व फसल सही से निरीक्षण करते रहें। यदि सामान्य पौधे से पौधे अलग नजर आए तो उखाड़ दें या पौधों में फूल का रंग, पत्ती का आकार असामान्य पौधे व दूसरी फसल के पौधों को उखाड़ कर अलग कर दें। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि कीटों या बीमारियों से ग्रसित पौधों को उखाड़ कर जला देना चाहिए व समय समय पर निरीक्षण करते रहें। किसान भाइयों, यदि आप 10 एकड़ के लिए बीज उगाना चाहते हैं तो 1 एकड़ में पर्याप्त बीज तैयार हो जाएगा। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।
तो चलिए किसान भाइयों, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।